आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेल्फ फिक्सेशन। ओके, हमने लास्ट क्लास में क्या देख लिया था? हमने मैग्नीफिकेशन देखा था, हमने रेजोल्यूशन देखा था और हमने कॉन्ट्रास्ट देखा था। ठीक है ना? कि किसी भी इमेज, अगर आपको जो इमेज चाहिए, आपको, तो उसकी क्वालिटी बेटर होगी तभी जब उसका मैग्नीफिकेशन हाई होगा, जब उसका रिजोल्यूशन अच्छा खासा होगा, जब उसका कॉन्ट्रास्ट अच्छा होगा। ये तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपकी जो इमेज होगी वो बेटर होगी या क्या होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सेल्फ फिक्सेशन पे। इन द प्रीसीडिंग section you have learned that you have learned about the basic principle of microscopy and working of the compound microscope। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हमने वर्किंग देखा। आपको एक डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है ना? आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, कि क्या वर्क, कैसे वर्क करता है। आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो पहला आपको इधर एक इमेज मिलेगा, थोड़ा एनलार्ज मिलेगा। आप जब पेन पेपर से बनाओगे तो ये इमेज थोड़ा एनलार्ज मिलेगा। देन ये आगे फर्दर उसको आप पीछे की तरह एक्सटेंड करोगे, ठीक है, तो हमें एक एनलार्ज इमेज मिलता है सेकेंड टाइम। ऑब्जेक्टिव लेंस एंड ऑक्यूलर लेंस आप बता सकते हो क्या क्या है। तो आपको वो वाला डायग्राम अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है। तो हमने वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप को अच्छे से देखा था लास्ट लेक्चर में। However, before we start observing specimen, it is necessary to fix cell or tissue so that we can preserve them in a near life-like condition। ठीक है ना? in a near life-like condition। देखो क्या बोला जा रहा है। अब ऐसा है कि आप एक क्या लेते हो, आप एक स्लाइड लेते हो, एक ग्लास स्लाइड लेते हो, तो क्या आप उसके ऊपर स्पेसिमेन रख के देखने लग जाते हो? आपने ग्लास स्लाइड के ऊपर स्पेसिमेन रखा, आप देखना स्टार्ट कर दिया। हाँ, आप देख सकते हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको चाहिए कि हाँ ये स्पेसिमेन हमारा प्रिजर्व रहे, ठीक है ना, ये फर्दर हम इस चीज़ को रखें तो हम कल भी इसको स्टडी कर पाए, परसों इसको देख पाए, 10 दिन बाद भी हम इसको देख पाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है ना? इसको आप फिक्स करना पड़ेगा इसमें। और फिक्सेशन के और बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो पहला फ़ायदा तो हमने देख लिया कि आप इसको बार बार यूज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बार बार यूज़ करना है ये सैंपल, इस स्पेसिमेन को आपको बार बार देखना है, तो आप क्या करोगे? इस स्पेसिमेन को क्या कर दो? फिक्स कर दो। दैट इज सेल्फ फिक्सेशन नियर लाइफ लाइक कंडीशन। कि यहाँ पे जो ये सेल है वो डेड नहीं होती, ये मरती नहीं है, ये सेल मरती नहीं है, ठीक है। डिके नहीं होती बेसिकली, सेल तो मर जाती है, ये डिके नहीं होती है, ठीक है ना। सेल्फ फिक्सेशन प्रिवेंट्स ऑटोलाइसिस, यही बात बोल रहा था, ठीक है ना। सेल्फ फिक्सेशन प्रिवेंट करता है किसी चीज़ को? ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रीफैक्शन ऑफ द स्पीसीमैन एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द टिश्यू। एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा। हाँ, तो हम बात करते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि सेल्फ फिक्सेशन प्रिवेंट ऑटोलाइसिस। सेल्फ फिक्सेशन से क्या प्रिवेंट होता है? ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रीफैक्शन। देखो ऑटोलाइसिस क्या होता है? जब सेल डेड हो जाता है, जब सेल डैमेज होता है। देखो एक सेल था, उसके ऊपर हमने क्या किया? ग्लास स्लिट लगाया, उसको डैमेज किया। सेल जब डैमेज हुआ तो सेल के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो उस सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस क्यों हुआ? कि सेल के अंदर जो प्रेजेंट डाइजेस्टिव एंजाइम है उन्हीं की वजह से हुआ ऑटोलाइसिस, ठीक है। और प्यूट्रीफैक्शन क्या है? ये कोई बैक्टीरियल या तो कोई फंगल इन्फेक्शन के कारण, ठीक है, कोई बैक्टीरियल या कोई फंगस लग जाए और वो इस चीज़ को क्या कर दे? डिके कर दे, ठीक है ना। लेट सपोज आपने स्लाइड के ऊपर, एक स्लाइड है आपके पास, आपने सैंपल रखा हुआ था और कहीं किसी इन्वायरमेंट से आपके पास यहाँ क्या आया? बैक्टीरिया आया और वो उस चीज़ को डाइजेस्ट कर गया, ठीक है ना। बैक्टीरिया या फंजाई ने इसको डाइजेस्ट कर लिया, तो इसको हम बोलेंगे प्यूट्रीफैक्शन। और ऑटोलाइसिस मीन्स कि उसके अंदर के सेल, वो विद इन द सेल, उस सेल के अंदर के जो कुछ एंजाइम थे, डाइजेस्टिव एंजाइम, उन्होंने उसका क्या किया? ब्रेक डाउन कर दिया उनके पूरे सेल को, ठीक है ना। वो उसको खुद डाइजेस्ट कर जाएंगे। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करता है क्या? सेल्फ फिक्सेशन। सेल्फ फिक्सेशन कर दोगे तो ऑटोलाइसिस और प्यूट्रीफैक्शन से आप बच जाओगे, ठीक है।
and also protect the tissue या तो cell during any further processing step. ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। आपने एक बार क्या किया, सेल फिक्स कर लिया, आपने एक बार क्या किया, सेल को फिक्स कर लिया, ठीक है, आपने एक बार सेल फिक्स कर लिया, ठीक है। अब जो आगे का जो प्रोसीजर होगा, आगे का जो प्रोसेस होगा, आगे के जो प्रोसेस होंगे कि इसको आप ऑब्जर्व करोगे, फिर रख दोगे, कुछ दिन बाद ऑब्जर्व करोगे, अब आगे के जो प्रोसेस होंगे तो उस चीज़ से बचाएगा, जो एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द टिश्यू और सेल ड्यूरिंग एनी फर्दर प्रोसेसिंग स्टेप। इसके बाद जो स्टेप है, इसके बाद जो स्टेप है, सेल फिक्सेशन के बाद जो स्टेप्स आएंगे, ठीक है, तो उस फर्दर स्टेप्स में इसको कोई डैमेज ना हो, तो उससे इसको बचाएगा, क्या, सेल फिक्सेशन, तो बचा के रखेगा जो टिश्यू हमने फिक्स किया हुआ है, ठीक है, वो ख़राब नहीं होगा। सेल्फ फिक्सेशन कैन बी डन इधर बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स। आपने तो स्कूल में देखा होगा ना, आपने तो क्लास 12th में देखा होगा, स्कूल में बहुत एक बॉक्स होता है, उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, स्पेसिमेन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या लगता है आपको, एक दिन पुराना, 2 दिन पुराना, 3 दिन पुराना होता है? नहीं, वो तो महीनों पुराने होते हैं, सालों पुराने होते हैं। आई थिंक एवरी ईयर बदल जाना चाहिए, ठीक है, बट वो सालों साल चल जाते हैं स्कूल में तो, बट हाँ, हमें सही रिजल्ट दिख रहा होता है। पर अगर आप उसको फिक्स करके नहीं रखे होते, आपने सेल्फ फिक्सेशन नहीं किया होता, आप नॉर्मली ऐसे ही रखे होते ऊपर, ऐसे सेल के ऊपर, एक स्लाइड के ऊपर आपने बस सेल रखा हुआ है, ठीक है, तो वो खराब हो जाता, ठीक है ना, वो खराब हो जाता, ये तो ऑटो लाइसिस हो जाता, ये तो प्यूट्रीफेक्शन की वजह से खराब हो जाता, ठीक है। सेल्फ फिक्सेशन कैन बी डन इधर बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स, ठीक है, सेल्फ फिक्सेशन करने का दो तरीका, एक तो फिजिकल मेथड, एक तो केमिकल मेथड। अब जो फिजिकल मेथड में क्या होता है, फिजिकल मेथड में आप सिंपली क्या करोगे, फिजिकल मेथड इज कैरिड आउट बाय इंक्रीजिंग, और ये तो डिक्रीजिंग दी टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करके, ये तो टेम्परेचर को डिक्रीज करके, टेम्परेचर को इंक्रीज करो मतलब आप हीटिंग कर रहे हो, टेम्परेचर को डिक्रीज करो मीन्स आप क्रायो प्रिजर्वेशन कर रहे हो, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करो, ये तो टेम्परेचर को डिक्रीज करो, उस ये है हमारा फिजिकल मेथड। whereas chemical fixation depends on the use of either organic solvent, केमिकल फिक्सेशन में आप क्या यूज़ करोगे, किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज़ करोगे, ये तो क्रॉस लिंकिंग एजेंट, ठीक है, या तो किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज़ कर लो, या तो किसी क्रॉस लिंकिंग एजेंट, बताएंगे अभी दोनों क्या होता है। जनरली केमिकल फिक्सेशन मेथड इज यूज्ड टू प्रिवेंट मोस्ट स्पेसिमेन। हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, केमिकल फिक्सेशन मेथड, फिजिकल फिक्सेशन मेथड हाँ चलो यूज़ करते हैं, बट इन जनरल हमें ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, केमिकल फिक्सेशन, ठीक है ना, केमिकल फिक्सेशन वाला मेथड हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। The organic solvent include alcohol and acetone that cause removal of lipid के removal में help करता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ टिश्यू को डिहाइड्रेट करता है, डीनेचुरेशन एंड प्रिसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन को डीनेचर कर देता है और उसको उसका प्रिसिपिटेशन कर देता है, पीपीटी बन जाती है, ठीक है ना। चेंजेस इन प्रोटीन कॉन्फर्मेशंस एंड देयर सोल्यूबिलिटी, तो प्रोटीन के कॉन्फर्मेशन में चेंज आती है, उसकी सोल्यूबिलिटी में चेंज आती है, किस वजह से, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को यूज़ करने की वजह से। अब ये चेंजेस होने ज़रूरी है, इतना याद रखना, अब क्यों ज़रूरी है, अब उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी आएंगे आगे याद करने को, ठीक है ना, हमारे पास अभी आगे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आएंगे याद करने को, तो क्यों इस 3 लाइन की इन्फॉर्मेशन को हम 10 लाइन की इन्फॉर्मेशन बनाएं, ठीक है ना, हम 3 लाइन की इन्फॉर्मेशन को क्यों हम 10 लाइन में बनाने जाएंगे, तो हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं, क्यों डिनेचुरेशन होना क्यों ज़रूरी है, प्रोटीन का डिनेचुरेशन क्यों ज़रूरी है, प्रिसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन ये क्यों ज़रूरी है, क्यों होता है, क्या फ़ायदा होता है, डिहाइड्रेशन करने से क्या फ़ायदा मिल जाएगा,
तो इसके ऊपर बात करोगे तो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो हम अभी बात को यहीं पे कन्फर्म रखते हैं कि हाँ, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो क्या करते हैं, लाइक एसिड, अल्कोहल और एसीटोन, वो रिमूवल ऑफ लिपिड को रिमूव करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं टिश्यू को डिहाइड्रेट कर देते हैं, डीनेचुरेशन एंड प्रिसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन को डीनेचर करते हैं और उसका पीपीटी बना देते हैं। चेंजेस इन प्रोटीन के कॉन्फर्मेशन में चेंज करते हैं और उसकी सोल्यूबिलिटी में भी चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम करता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज कोएगुलेंट्स बेस्ड ऑन द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड। एक सेकेंड, अब बोला जा रहा है कि जो इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हम कोएगुलेंट भी बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन सा इफेक्ट, ये क्या कर दे रहे हैं, प्रिसिपिटेशन कर दे रहे हैं, कोएगुलेट कर दे रहे हैं चीज़ों को, तो इसी को तो हम बोलते हैं ना कोएगुलेशन। तो इनके इफेक्ट के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, कोएगुलेंट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल एंड एसीटोन, इसको हम कोएगुलेंट्स बोलते हैं, क्यों? इनके इफेक्ट के कारण। कौन सा इफेक्ट, प्रिसिपिटेशन कर दे रहे हैं ये, ठीक है, प्रिसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन कर दे रहे हैं, प्रोटीन का पीपीटी बना दे रहे हैं। ठीक है, कोएगुलेट हो जाता है प्रोटीन, इसको यूज करोगे तो इसको क्या बोलेंगे, कोएगुलेंट्स। द डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट ऑफ इथेनॉल कैन बी रिड्यूस, जो डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट है इथेनॉल का, ठीक है ना, जो डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट है इथेनॉल का, वो रिड्यूस हो सकता है, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय स्वेलिंग इफेक्ट ऑफ एसिटिक एसिड स्वेलिंग इफेक्ट दिखाता है, ठीक है ना। एसिटिक एसिड क्या करता है, सेल को स्वेल अप करने में हेल्प करता है, तो स्वेलिंग इफेक्ट कौन दिखाता है, एसिटिक एसिड। और और डिहाइड्रेशन कौन करता है, डिहाइड्रेशन मीन श्रिंक हो रहा होगा, डिहाइड्रेट करोगे तो वो श्रिंक होगा, तो श्रिंकिंग इफेक्ट कौन दिखाता है, वो दिखाता है आपके पास अल्कोहल, एसीटोन, ये आपका क्या नाम है, इथेनॉल, ये तीनों ही दिखाएंगे। ठीक है, बेसिकली ये तीनों ही आपके पास क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसका जो इफेक्ट है, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट जो है इथेनॉल का, ये तो अल्कोहल, ये तो एसीटोन का, तो उसको रिड्यूस करता है कौन, एसिटिक एसिड। कैसे, एसिटिक एसिड का क्या, कौन सा इफेक्ट होता है, स्वेलिंग इफेक्ट। एसिटिक एसिड का क्या इफेक्ट होता है, स्वेलिंग, ये स्वेल अप करेगा। और अल्कोहल, एसीटोन और इथेनॉल इथेनॉल ये क्या करेगा, ये श्रिंक करेगा, मीन्स डिहाइड्रेट कर देगा। ठीक है, दे आर टुगेदर यूज एज इन सम साइकोलॉजिकल फिक्सेसिव, कभी कभी किसी साइकोलॉजिकल फिक्सेसिव में तो हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड और इथेनॉल दोनों को यूज करते हैं, ये तो एसिटिक एसिड और अल्कोहल। ठीक है, क्यों, हमें ज़्यादा डिहाइड्रेशन, हमें डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट को अगर कम करना है, हमें क्या करना है, डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट को कम करना है, तो थोड़ा सा एसिटिक एसिड यूज कर लो। ठीक है ना, तो बस हमें सिंपल से याद रखना है कि एसिटिक एसिड का स्वेलिंग इफेक्ट होता है, एसिटिक एसिड का स्वेलिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, और बाकी जो आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स थे, सच एज अल्कोहल, एसीटोन, इथेनॉल, इन सब का कौन सा इफेक्ट होता है, इन सब का डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट होता है, ये डिहाइड्रेट कर देते हैं टिश्यू को। तो दोनों को जब यूज करोगे तो थोड़ा क्या देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन ऑफ टिश्यू में थोड़ा रिड्यूस देखने को मिलेगा। ठीक है ना, डिहाइड्रेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब देखो दूसरा, क्रॉस लिंकिंग मेथड uses aldehyde such as formaldehyde, glutaraldehyde। ये तो आप एल्डिहाइड यूज करो, ये तो आप एल्डिहाइड यूज करो, ये तो आप क्या यूज करो, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ये तो आप एल्डिहाइड यूज करो। ठीक है ना, इसमें और एक एग्जांपल याद रखना, ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, पैराफॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, और ग्लूटरल्डिहाइड। ठीक है, ये तीनों याद रख सकते हो आप। ये तो आप यूज करो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, क्या यूज करोगे, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, that react with protein and other biomolecule by forming इंट्रा, ये तो इंटरमोलिकुलर लिंकेज। ठीक है, इंटरमोलिकुलर लिंकेज, ये तो इंट्रामोलिकुलर लिंकेज फॉर्म करता है, कौन, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ये तो एल्डिहाइड। जो क्रॉस लिंकिंग मेथड में आप क्या यूज कर रहे हो, ये तो आप एल्डिहाइड्स यूज कर रहे हो, क्रॉस लिंकिंग मेथड में हम क्या यूज कर रहे हैं, ये तो एल्डिहाइड्स यूज कर लो, ये तो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड यूज करो। तो क्या करता है एल्डिहाइड और ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड,
तो ये दोनों एल्डिहाइड ही हैं, ठीक है ना, याद रखना। तो एल्डिहाइड और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या कर रहा है, बेसिकली ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, जो आगे देखा है। द कोवेलेंट बॉन्ड रिजल्ट इन बेटर रिटेंशन ऑफ सेल्यूलर आर्किटेक्चर। जो बायोमोलिक्यूल है सेल के अंदर, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल है, तो उनसे जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और एल्डिहाइड क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। वो बॉन्ड इंटरमोलिकुलर भी हो सकता है और इंट्रामोलिकुलर भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो, बॉन्ड रिजल्ट इन ए बेटर रिटेंशन ऑफ सेल्यूलर आर्किटेक्चर। जो सेल का आर्किटेक्चर है उसको बनाए रखता है, सेल के आर्किटेक्चर को बिगड़ने नहीं देता। सेल का जो आर्किटेक्चर है वो बिगड़ने नहीं देता, उसको बनाए रखता है। तो रिटेंशन ऑफ सेल्यूलर आर्किटेक्चर, बेटर रिटेंशन ऑफ सेल्यूलर आर्किटेक्चर किसी वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। कौन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, एल्डिहाइड या तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। किसके साथ कर रहा है, बायोमोलिक्यूल के साथ। कैसा बॉन्ड है, इंटरमोलिक्यूलर या तो इंट्रामोलिक्यूलर, दोनों हो सकता है, ठीक है ना, दोनों लिंकेज बना सकते हैं। बेटर रिटेंशन ऑफ सेल्यूलर आर्किटेक्चर देन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम यूज कर रहे थे उससे बेटर क्या है, उससे बेटर है हमारा क्रॉस लिंकिंग मेथड्स, ठीक है ना। इसमें आपका सेल का आर्किटेक्चर एक समान बना रहता है, बिल्कुल तो एक समान नहीं रहता है, जो पहले था और जो बाद में, हाँ डिफरेंस होता है, लेकिन हाँ काफी हद तक ये इसको रिटेन करके रखता है, ठीक है। तो याद रखना, बेटर रिटेंशन ऑफ सेल्यूलर आर्किटेक्चर आपको किस में देखने मिलेगा, क्रॉस लिंकिंग मेथड में, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से ज़्यादा अच्छा किस में देखने को मिलेगा, क्रॉस लिंकिंग मेथड में। The rigidity imparted to cell by cross-linking is an added asset in sectioning fragile tissue, ठीक है। एक सेकंड, तो हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। जो हमारा पॉइंट है कि द रिजिडिटी इम्पार्टेड टू द सेल, जो आपका क्या है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है ना, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है ना, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के कारण जो हमें मिल रही है क्या, देखो ये क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल के साथ, सेल में प्रेजेंट डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड नहीं बना रहा है, ठीक है ना। सेल में प्रेजेंट डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। वो बॉन्ड इंटरसेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर भी हो सकता है। तो देखो, ये जो बॉन्ड बन रही है ना, उससे क्या मिलती है ना, एक रिजिडिटी प्रोवाइड होती है। क्या होती है, एक रिजिडिटी प्रोवाइड होती है उस सेल के स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है, द रिजिडिटी इम्पार्टेड टू द सेल बाय क्रॉस लिंकिंग। जो क्रॉस लिंकिंग मेथड से जो रिजिडिटी प्रोवाइड हो रही है वो इज एन एडेड एसेट इन सेक्शनिंग फ्रेजाइल टिश्यू। फ्रेजाइल टिश्यू में ये एक ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। क्यों, जो फ्रेजाइल टिश्यू होते हैं ना वो इजिली डैमेज टिश्यू होते हैं, ठीक है ना। फ्रेजाइल टिश्यू उनको बोला जा रहा है जो इजिली डैमेज हो जाते हैं। तो इसको एक अलग से क्या दे रहा है, मजबूती प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है बाय मेकिंग इंटर एंड इंट्रा मोलिकुलर लिंकेज, ठीक है। फिक्सिंग सेल दिस फिक्सिंग किल दिस सेल्स इमीडिएटली। जब आप फिक्सिंग करते हो, जब आप फिक्सिंग करते हो उससे क्या होता है, जो सेल है जिसका आपने फिक्सिंग किया है वो इमीडिएटली क्या हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। बट अलाउ अस टू विजुअलाइज इट्स मॉर्फोलॉजी। बट हमें क्या होता है, वो सेल मर गया तो मर गया, कोई बात नहीं, बट हमें उसकी मॉर्फोलॉजी और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाता है। डेट वर प्रेजेंट जस्ट बिफोर फिक्सिंग। फिक्सिंग से पहले जो उसकी मॉर्फोलॉजी थी और जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर था, ठीक है, वो हमें देखने को मिल जाता है। हाँ, मानते हैं कि फिक्सिंग करते ही सेल आपके इमीडिएटली सेल मर जाता है। आप फिक्स करोगे, सेल को फिक्स करोगे, इमीडिएटली वो सेल मर जाएगा, ठीक है। बट हमें क्या मिल गया, हमें मॉर्फोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर वो देखने को मिल जाता है। दिस इज हेल्पफुल बिकॉज वंस दिस सेल आर फिक्स्ड, ठीक है, देन द इन्वेस्टिगेटर कैन ऑब्जर्व देम एट ईज। एक बार सेल फिक्स हो गया उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटर है वो उसको इजी तरीके से देख सकता है। फिक्सिंग ऑल्सो परमेबलाइज सेल्स। दिस फैसिलिटेट्स विजुअलाइजिंग सेल्यूलर प्रोटीन और other molecules by allowing antibodies strain such as DAPI
फॉर डीएनए। देखो यहाँ क्या बोला जा रहा है, परमियलाइजेस का मतलब क्या है, पहले इसका मतलब समझो। फिक्सिंग ऑल्सो परमियलाइजेस सेल। देखो एक सेल थी आपके पास, लेट सपोज दिस इज ए सेल। अब सेल के अंदर अगर आप मानो अभी ये एक लिविंग सेल है, इसको भी हमने फिक्स नहीं किया है, अगर आप इसके ऊपर कुछ स्ट्रेन फेंकोगे, STR, ठीक है ना, स्ट्रेन किया आपने, कोई स्ट्रेनिंग दिया है इसके ऊपर, तो क्या ये इस कलर को अंदर ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। इसके अंदर डिफरेंट 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 जो ऑर्गेनल है उनके पास तो स्ट्रेन जा ही नहीं पाएगा। क्यों? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो स्ट्रेन को अंदर लेगा ही नहीं। पता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, ठीक है। तो वो सेलेक्ट करता है क्या अंदर लेना है क्या बाहर छोड़ना है। तो जब आप सेल फिक्स करते हो, तो हमने पढ़ा था ऊपर, क्या पढ़ा था, जो आपके पास ये वाला मेथड था ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाला, इसमें जो क्या हो रहा था, इसमें जो आपकी लिपिड की लेयर थी वो क्या हो रही थी, रिमूव हो जा रही थी। मीन्स आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हट जा रहा था। और इस केस में भी आपके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा वो हट जाएगा। क्यों? सेल फिक्स जैसे ही आप करोगे, सेल को एक प्रेशर से दबाओगे, तो सेल को जब फिक्स करोगे तो उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वो हट जाएगा, वो टूट जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगा। अब वो अलाउ करेगा अंदर बाकी जो स्ट्रेन आप कर रहे हो, कोई स्ट्रेनिंग कर रहे हो, कुछ आप एंटीबॉडीज लगा रहे हो, वो उसको अंदर आने के लिए अलाउ कर देगा, ठीक है। तो फिक्सिंग ऑल्सो परमियलाइजेस सेल का मतलब हुआ कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो चुका है, अब आप जो कुछ भी उसमें डालोगे, एंटीबॉडीज डालो या तो कोई स्ट्रेन करो, ठीक है ना, तो वो स्ट्रेनिंग सेल के अंदर जा पाएगा। अब हम जानते हैं सेल के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन लेते हैं, ठीक है ना, आपने लोअर क्लास में थोड़ा बहुत आइडिया लिया होगा। तो दिस फैसिलिटेट्स विजुअलाइजिंग सेल्यूलर प्रोटीन और अदर मॉलिक्यूल बाय अलाउइंग एंटीबॉडीज और स्ट्रेन, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल को स्ट्रेन करने के लिए, सच एज 4,6 डायमी डायमिडिनो फिनाइल इंडोल, DAPI। ये क्या होता है? ये डीएनए का स्ट्रेन है, ठीक है ना, ये क्या है, ये डीएनए को स्ट्रेन करने के लिए होता है। टू एंटर दिस सेल विद इजिली एंड बाइंड टू द स्पेसिफिक टारगेट, ठीक है। तो क्या होता है, यही हेल्प करता है। कौन? जो सेल आपने फिक्स किया, सेल जो फिक्स किया उसमें क्या हुआ, यू परमिलाइजेस द सेल। जो आप फिक्सिंग मेथड यूज करो उसमें क्या हो रहा है, सेल का जो मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाता है। तो आप एंटीबॉडीज और स्ट्रेन को सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। वो जिस जो भी आप स्ट्रेन यूज कर रहे हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन होता है, ऐसा नहीं कि एक स्ट्रेन सब सेल ऑर्गेनल को कवर कर लेगा, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन होता है। जैसे कि ये जो स्ट्रेन आपने पढ़ा DAPI, ये डीएनए को रंगता है, ये डीएनए को रंगता है, ठीक है ना, ये डीएनए की स्ट्रेनिंग के लिए होता है। तो इजीली वो सेल के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है और वो बाइंड कर जाएगा स्पेसिफिक टारगेट से। स्ट्रेन गिव्स डिफरेंट कलर एंड कलर डेंसिटी, ठीक है ना, स्ट्रेन जो होता है वो कलर प्रोवाइड करता है और कलर डेंसिटी देता है उसको, जिस भी चीज़ का स्ट्रेन है वो। एंड इंक्रीजेस द ऑप्टिकल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए स्पीसीमैन। देखो लेट सपोज सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल है, तो हमने एक स्ट्रेन डाला है, कौन सा, लेट सपोज हमने क्या डाला, DAPI। तो सेल के अंदर जो डीएनए होगा तो वो अलग से ही दिखाई देगा, वो एक अलग रंग ले लेगा, वो हमें दिखाई देगा स्ट्रेनिंग के बाद, ठीक है ना, उसका कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू अनदर बाकी जो सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। तो वही बोला है, स्ट्रेन गिव्स डिफरेंट कलर एंड कलर डेंसिटी एंड इंक्रीजेस द ऑप्टिकल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द स्पीसीमैन। अब हम देख रहे हैं देर इज नो आइडियल फिक्सेसिव, यहाँ पे बोला है, कोई फिक्सेसिव आइडियल नहीं होता एंड इट इज एडवाइजेबल टू वर्क आउट विद द बेस्ट फिक्सेसिव। जो आपको बेस्ट फिक्सेसिव है, लेट्स सपोज आप राइबोसोम को
स्टडी करना चाह रहे हो, तो उसके लिए जो बेस्ट बेस्ट फिक्सेसिव है तो आप उसको यूज़ करो। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई फिक्सेसिव आइडियल हो। आइडियल फिक्सेसिव मीन्स वो सबसे अच्छा काम करे, उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता। आगे अभी देखेंगे। फॉर आइडियल मीन्स समथिंग लाइक बेस्ट काम करे, उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो, वो इजीली अवेलेबल हो, सस्ता हो, सब चीज़ें अगर देखोगे तो ऐसा नहीं होता। तो हाँ, कोई भी फिक्सेसिव आपको आइडियल देखने को नहीं मिलेगा। तो जो भी फिक्सेसिव है आपको बेस्ट यूज़ करना है। फॉर योर सैम्पल, सम ऑफ द वेरिएबल्स डेट कैन बी स्टैंडर्डाइज फॉर आर। देखो फिक्सेसिव का कुछ चीज़ हमें क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। जैसे जैसे कि कोई भी फिक्सेसिव लोगे तो उसका कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन आप फिक्स करोगे कि हाँ ये इतना कंसंट्रेशन यूज़ करना है। टाइम ऑफ एक्सपोजर कि कितना समय के लिए फिक्सेसिव को यूज़ करना है। आपने क्या लिया, स्लाइड लिया, आपने स्लाइड लिया, स्लाइड के ऊपर आपने क्या डाला, स्पेसिमेन डाला, आपने फिर क्या किया, फिक्सेसिव डाला। तो कितने समय तक के लिए फिक्सेसिव को एक्सपोज में रखना है, ठीक है ना। फिक्सेसिव को कितने समय तक स्पेसिमेन के साथ रखना है एक्सपोज में, बाकी उसके ऊपर फिर स्लिट लगा दोगे, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ एक्सपोजर ये भी मेंटेन इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा समय के लिए रख दो तो वो भी बेटर रिजल्ट नहीं देगा, कम समय के लिए एक्सपोज रखोगे तो वो भी बेटर रिजल्ट नहीं देगा। टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे आप ये चीज़ कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। रेट ऑफ पेनिट्रेशन, इस पर भी डिपेंड करता है। वेन एवर फिजिबल, चूज ए नॉन टॉक्सिक सब्सटीट्यूट। आपको क्या यूज़ करना है, नॉन टॉक्सिक सब्सटीट्यूट। अब बेसिकली ऐसा है कि जो भी हम अभी तक सब्सटीट्यूट पढ़ रहे थे, जो भी हम पढ़ रहे थे फिक्सेसिव, तो ज़्यादातर तो हम टॉक्सिक है। बट क्या करें, इसके अलावा कुछ और है नहीं। तो वो हमें हमारे पास क्या है, वो बेस्ट फिक्सेसिव है। वो आइडियल नहीं है, वो आइडियल नहीं है बट बेस्ट है। वो टॉक्सिक हैं, वो इजीली अवेलेबल हैं, बहुत समय से यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ कर रहे हैं। तो आइडियल नहीं है, कोई भी फिक्सेसिव आइडियल नहीं होता, बट वो बेस्ट है, वो रिजल्ट अच्छा देता है, ठीक है ना। और किसी भी फिक्सेसिव को जब आप यूज़ करो तो क्या क्या स्टैंडर्डाइज कर दोगे, कंसंट्रेशन, फिक्सेसिव का कंसंट्रेशन मैटर करता है। टाइम ऑफ एक्सपोजर वो भी मैटर करता है, क्या टेम्परेचर पे आप ये चीज़ फिक्सेशन करते हो वो मैटर करता है। रेट ऑफ पेनिट्रेशन मैटर करता है, ठीक है ना। और अगर हो सके तो यूज़ करो एक नॉन टॉक्सिक सब्सटीट्यूट। We must keep in mind that fixed cell, that is dead cell, are not suitable to look at the dynamics or time dependent life changes in cellular process। देखो, एक सेल के अंदर होने वाली प्रक्रिया, एक लिविंग सेल के अंदर होने वाली प्रक्रिया आप देख सकते हो इस मेथड के थ्रू नहीं, क्योंकि आपने जैसे फिक्स किया वो सेल तो डेड हो गया, और उसके अंदर जो एट अ टाइम जो लाइव जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं तो वो आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि जो ये मेथड है सेल्फ फिक्सेशन का वाला मेथड है वो सूटेबल नहीं है। लुक एट द डायनेमिक्स और टाइम डिपेंडेंट लाइफ चेंजेस, कि क्या लाइफ चेंज हो रहा है सेल में, ठीक है ना। वो हम देखेंगे किसमें, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में और कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी में, ठीक है। हम लाइव चेंजेस देख सकते हैं कि हाँ सेल के अंदर क्या चेंज हो रहा है। वो सेल जीवित होगा, जीवित सेल को हम वहाँ पे स्टडी कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम जीवित सेल को स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये डेड सेल है, तो डेड सेल के अंदर चेंजेस आपको क्या देखने मिलेगा, ठीक है। लेट सपोज कुछ प्रोटीन बन रहा है, कोई ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, तो हम उसको ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, तो वो इस मेथड से नहीं कर पाओगे आप। वो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी एंड कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी में हम देखेंगे, वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पे हम लिविंग सेल को स्टडी कर पाएंगे। ओनली लाइव सेल इमेजिंग टेक्निक्स अलाउ अस टू अंडरटेक सच स्टडी, ठीक है। लाइव सेल की स्टडी जब आप करोगे तब आपको क्या देखने को मिलेगा, लाइव चेंजेस, तब आप इस चीज़ को क्या कर पाओगे, समझ पाओगे कि लाइव क्या चेंजेस हो रहा है सेल में। बट अभी नहीं, इस केस में नहीं देख पाओगे, इस मेथड से नहीं देख पाओगे, ठीक है ना। तो आगे हमारे पास बच जाता है एक क्वेश्चन आंसर है, कुछ क्वेश्चन आंसर है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेल्फ फिक्सेशन, सेल को फिक्स करने का क्या एडवांटेज था, ठीक है। और ये कुछ आपको मैचअप करने हैं, ठीक है। फिजिकल मैटर, पैराफॉर्मल्डिहाइड क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये तो कुछ फिजिकल मैटर है।
केमिकल फिक्सेशन, केमिकल फिक्सेशन, डिहाइड्रेटिंग सॉल्वेंट, बाइंड टू प्रोटीन, ठीक है, ये बात देख लेना। पैरा फॉर्मल्डिहाइड, आई थिंक इसका ऊपर जाएगा, ये इधर आएगा। क्रॉस लिंकिंग मेथड ये केमिकल फिक्सेशन है, और पैराफॉर्मल्डिहाइड ये क्या है ये बाइंड करेगा प्रोटीन से, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल से बाइंड करेगा। प्रोटीन से कर सकता है, किसी लिपिड से कर सकता है, किसी फैट से कर सकता है, किसी कार्बोहाइड्रेट से बाइंड कर सकता है, ठीक है ना। हमने पढ़ा था ना कि जो ये है एल्डिहाइड्स या तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, वो बायोमोलिक्यूल से, डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल से बाइंड होते हैं। यहाँ पे एक बायोमोलिक्यूल का एग्जाम्पल दे रखा है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे अपनी बातों को। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे ब्राइट फील्ड एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। आई होप आपको ये लेक्चर सही ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।